सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रवि आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसके बाद आपको जो है CUT UG का भी पेपर देना है। तो CUT UG की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है CUT UG के लिए एक नई कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं, स्पेसिफिक आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री उसके लिए। उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके CUT UG के पेपर में जो है 5 सब्जेक्ट आएंगे एक तरह से। पहला आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें आपको 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। दूसरा है आपका लैंग्वेज का पेपर, जिसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और लैंग्वेज में बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पोर्शन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में वहीं पर मैथमेटिकल है, रीजनिंग है और आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो उसमें आएगा। तीसरा आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और तीनों ही सब्जेक्ट के आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40-40 अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग के लिए आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत आप करेंगे आपका एक नंबर उस पर कट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आते हैं हम अपने डोमेन सब्जेक्ट में। जैसे 3 सब्जेक्ट आपको डोमेन में चूज़ करने हैं, तो उसमें मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ और हिस्ट्री का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री ही मैं आपको जो है CUT UG के लिए पढ़ाऊँगा। तो हिस्ट्री जो है अपना डोमेन सब्जेक्ट है और किस तरह से जो है CUT ने NT ने जो है आपका सिलेबस फ्रेम किया है वो आपके बिल्कुल 12th की जो बुक्स हैं उसी के आधार पर है, तो उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला यूनिट, जैसे कि आपने जो है अपनी 12th क्लास में भी देखा होगा कि 3 आपकी हिस्ट्री की बुक दी हुई है। उसमें आपका जो सबसे पहली बुक है वो बेसिकली एंशिएंट पर है, दूसरी बुक आपकी मिडिवल पर है और तीसरी में बुक में आपके मॉडर्न इंडिया के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो बात करते हैं हम सबसे पहले हम लोगों का पैटर्न क्या रहेगा। हमारा पैटर्न जिस तरह से जो है NTA का पैटर्न रहा है उसी को पैटर्न को हम ध्यान में रखते हुए हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से जो है NTA क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, उस तरह से ही हम लोग अपना पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहली यूनिट है आपकी इसमें द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी ब्रॉड ओवरव्यू। ठीक है, जो पहला है आपका यूनिट वो बेसिकली आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है। उसमें हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसमें। तो अगर आप मेजरली अपने PYQ एनालाइज किया हो तो उसमें उसकी साइड से क्वेश्चन पूछता है कई बार। तो दूसरा क्वेश्चन कि किस साइड्स के जो है एग्जीबिटर कौन था वो पूछ लेता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका हिस्टोरियंस का क्या व्यू है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स ऑन ए मेजर साइट। चौथा है आपका स्टोरी ऑफ डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो है कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की सोशल कंडीशन क्या थी, वहाँ की आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वो सब हम इस यूनिट में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट जो आपका NCERT की फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वही सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली जो साइट्स हैं उस पर हम लोगों का फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है पहला वन लाइनर बनता है, दूसरा आपका मैचिंग का बनता है। हो सकता है कि कभी यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का भी पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो जो पैटर्न NTA उठा रहा है वही पैटर्न हम लोग भी लेकर चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। क्लियर? ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब इस यूनिट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे आपका सबसे पहले कि किस तरह से जो है वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो है आता है आपका 6th सेंचुरी के बाद से 6th सेंचुरी भी का जो आपका बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म है वो आपका नीचे दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है आपका अशोका इंस्क्रिप्शन। बेसिकली इंस्क्रिप्शन के बारे में है 2nd यूनिट। ठीक है,
इंस्क्रिप्शन टेल ए स्टोरी, ब्रॉड ओवरव्यू। तो अब इस पॉलिटिकल एंड और इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या है आपका कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से है ना किस तरह से जो है आपका इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में किस तरह से चेंजेस हैं, और बेसिकली इसका जो मेजर फोकस है वो आपका है मौर्यन पीरियड से लगा के गुप्ता पीरियड में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, और उस चेंजेस के बारे में जो है इंस्क्रिप्शंस हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन है तो मेजर इंस्क्रिप्शन हमें वहाँ से देखने के लिए मिलते हैं मौर्यन पीरियड में। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन हमें पोस्ट मौर्य के हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन हमें गुप्ता पीरियड के हैं। तो बेसिकली हमारा जो आपका जो इसमें फोकस रहेगा वो रहेगा आपका अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड गुप्ता पीरियड लैंडमार्क्स। ठीक है, तो किस तरह से जो है चेंजेस हैं आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमी में आपके, तो उस को हम जो है इस यूनिट में यहाँ से कवर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है आपका उसका सेकंड चैप्टर मोटा मोटा क्लियर है। तो बेसिकली आपकी जो बुक्स जो है लगी हुई हैं उसी को आधार पर ही जो है एंटी क्वेश्चन पूछता भी है, तो वो लेकिन हाँ अब बुक्स को तीनों पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ भी दी हुई है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे, क्लियर, शॉर्ट पॉइंट बना के जो मेजर चीज़ें हैं उनको मैं खुद कराऊंगा क्लास में। तो कुल मिला के एनसीईआरटी को ही हमें पढ़ना है थोड़ा सा अच्छे तरह से और दूसरे तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, बस इतना ही है। नेक्स्ट है आपका तीसरा यूनिट है आपका सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारता ब्रॉड ओवरव्यू इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किंगशिप एंड जेंडर। एक तरीके से यहाँ पर सोशल हिस्ट्री के बारे में बात कर चल रही है कि आपके जो आपका महाभारत जो एक तो इसमें महाभारत के बारे में है कि महाभारत के को लेके जो है कि जो हिस्टोरियंस का क्या ओवरव्यू रहा है वो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपका पेपर भी है बोर्ड का तो उसके लिए क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो महाभारत के बाद जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से टर्म्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सीयूटी यूजी में। ठीक है, स्पेसिफिक क्लास को लेकर के, ठीक है, किंगशिप को लेकर के और जेंडर को लेकर के। समझ में आया यहाँ तक? तो इसको भी जो है ये बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है इसमें हम सबको कवर करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट बेसिकली आपकी है बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, बुद्धिज्म एंड सांची स्तूपा, सांची का स्तूप। ठीक है, एक तरीके से यहाँ से हम रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो है आपका बुद्धिज्म है और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म में आपका महावीर स्वामी है और बुद्धिज्म में बेसिकली आपका गौतम बुद्ध है। तो किस तरीके से जो है जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरह से फैलता है, ठीक है, कौन कौन सी जगह पर वो देखेंगे। दूसरा जैनिज्म के बारे में देखेंगे, महावीर स्वामी के बारे में, वहाँ से फैक्चुअल डिटेल्स आपके पेपर में पूछता है सीयूटी में, तो वो हो सकता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से स्तूपा की जो संरचना है उसमें जो उसके टर्म्स हैं बेसिकली कि स्तूपा के आर्किटेक्चर में कौन कौन से जो है टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है, स्टेटमेंट पूछ सकता है स्तूपा के बारे में। तो जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर की, और दूसरा बुद्धिज़्म जैनिज्म के अलावा और भी जो सेक्ट हैं हमारे, जैसे वैष्णविज्म है, शैविज्म है, ठीक है, उनके फाउंडर कौन थे, उनका विस्तार कैसे हुआ, वो किस तरीके से जो है भारत में फैले, वो सब हम इस चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आ जाता है आपका मिडिवल हिस्ट्री। पहला जो स्लाइड था आपका बेसिकली पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है। क्लियर है यहाँ तक? एंशिएंट हिस्ट्री में जो है आपका इंडस वैली दिया होता है, इंडस वैली जो आपकी सिलेबस में है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, और जितना लेकिन आपके 12th के बेसिस पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपकी 12th की बुक में इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट है, वरना स्टार्टिंग हम स्टोन एज से करते हैं। तो आप अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके हम जो है आपका जैनिज्म बुद्धिज़्म तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरा आपका इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम मौर्यन भी देखेंगे,
आपका गुप्ता पीरियड तक किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, वो सब हम आपका एंशिएंट इंडिया में कवर करने वाले हैं, जितना मैंने अभी इससे पहले स्लाइड पर डिस्कस किया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है, बेसिकली जो मिडिवल इंडिया पर है, उसके बारे में। पहला चैप्टर क्या कहता है, और जो आपका सीयूटी के भी सिलेबस की आपकी 5th यूनिट है, ये आपकी जो सेकंड बुक है उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट, ठीक है, कि मध्यकालीन भारत के बारे में जो विदेशी ट्रैवलर्स आए, ठीक है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स भारत आए, उन्होंने जो है भारत के बारे में, भारत की दशा के बारे में जो है क्या क्या लिखा है, क्या क्या विस्तार किया है। स्पेशली आपका फ्रांस पर बर्नियर आया है, ठीक है, मनुची आया है ना। तो ये सब लोग जो है भारत की दशा के बारे में क्या क्या बोलते हैं, इनका क्या क्या कहना है, ये किसके टाइम पर आए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा आता है। और बेसिकली यहाँ से आपकी सीयूटी में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये किस देश का था, किसके टाइम पीरियड में आया, कब आया, और थोड़ा बहुत अगर जो है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनने लगा तो यहाँ से स्टेटमेंट का भी बन सकता है, ठीक है। तो इस जो कि 5th यूनिट है, इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से हैं इसमें, एक आपका अल-बरूनी है, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर। दूसरा इब्न बतूता है, किसके टाइम पीरियड पर भारत आया, कब आया, है ना, बर्नियर के है। क्लियर। दूसरा, व्हाट दिस ट्रैवल अकाउंट्स कॉल टेल अस एंड हाउ दे हैव बीन इंटरप्रेटेड हिस्टोरियंस, और ये जो है किस तरीके से जो है हिस्टोरियंस के साथ इंटरप्रेटेड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, जो आपका बुक में है वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बस मेन होता है कि आपको फोकस किन किन चीज़ों पर है, किन किन चीज़ों को हमें फोकस करके चलना है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चला जाए। ओके, नेक्स्ट यूनिट आपका 6th यूनिट है, और ये आपका एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है उसका सेकंड चैप्टर है, ठीक। ये है आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। अब भक्ति सूफी ट्रेडिशन में आपका ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कबीर और मीरा का क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में आता ही आता है जी, और आएगा इस बार भी, ऑलमोस्ट चांसेस हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो और यहाँ से आपके सीयूटी में भी क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। कबीर के बारे में जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है काफ़ी सारे, तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं कबीर के बारे में जो आपके सीयूटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कबीर की बुक है, कबीर की जो साखी सबद रमैनी या कबीर ग्रंथावली है, ठीक है, थोड़ा कुछ कबीर के जीवन परिचय से भी क्वेश्चन हो सकता है। इसी तरह से मीरा के बारे में है, गुरु नानक के बारे में है, तो इन सब चीज़ों से जो है आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी में। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, सूफीज़म। सूफीज़म के बारे में भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और उसमें बेसिकली यहाँ पर सोहरावर्दी और जो चिश्ती से बेसिकली जो चिश्ती संप्रदाय है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा वहाँ पर कई सारे जो है सूफियों का क्रोनोलॉजी भी आपको लगवाने के लिए दे सकता है, जैसा कि आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, एक तरफ जो है सूफियों के नाम दे देगा, दूसरी तरफ उनकी मज़ार कहाँ पर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ से बनाया जा सकता है। तीसरा सन भी दे सकता है कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो उसको क्रोनोलॉजी में लगवा सकता है। तो सूफियों से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है आपका 7th यूनिट। इसमें बेसिकली हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का जो 3rd चैप्टर है सेकंड बुक का, तो उसमें बेसिकली आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हम्पी है, दूसरा है उस टाइम का विरूपाक्ष टेम्पल। क्लियर है। और ये बेसिकली आपका साउथ इंडिया वाला रीजन आ जाता है, जिसमें जो है हम्पी के बारे में है, ठीक है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से टेम्पल हैं, और दूसरा वहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल। क्लियर। इसमें किस चीज़ पे फोकस रहेगा हमारा, एक हम्पी के साथ साथ विजयनगर पे रहेगा, और ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर से क्वेश्चन 95% चांसेस है कि आए हैं। अब किस तरह से आ सकता है वो जब मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, साथ साथ डिस्कस भी करूंगा वहाँ पे कितनी तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लियर है। जैसे कि इसका चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले विजयनगर की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टी आई, ठीक है ना। तो जैसे वो है आपका सुलूक डायनेस्टी है, तुलुक डायनेस्टी है ना,
फिर लास्ट में आपका अराविदु डायनेस्टी है ना, सबसे पहला संगम डायनेस्टी है, उससे पहले सबसे पहले तो संगम डायनेस्टी, सुलुभ डायनेस्टी, तुलुभ डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये सब हम जो है आपका जब एक एक चैप्टर स्पेसिफिक हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसको बहुत विस्तार से आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूरा पूछने की संभावना हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विजयनगर में अगर कोई पूछा जाता है तो कृष्णदेव राय के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है काफ़ी कुछ, और उसके अलावा भी मैं थोड़ा बहुत उसके से ऐड ऑन करके चीज़ें थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ से स्टेटमेंट भी बन सकता है, ठीक है, और यहाँ से सिंगल लाइन क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, कि किस तरह से जो है आपका कि किस किस शासक ने किस तरह से जो है आर्किटेक्चर बनवाया उस टाइम पर। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण अलग अलग राजाओं ने अपने टाइम पर कराया। अकाउंट्स ऑफ द हम्पी, बेसिकली हम्पी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। वेज इन विच हिस्टोरियंस हैव एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड दीज स्ट्रक्चर्स, और हिस्टोरियंस ने जो है उनके स्ट्रक्चर्स को लेकर क्या क्या इंटरप्रिटेशन की है वो सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली अभी तक हमने जो है यहाँ पे दो बुक के बारे में, दूसरी बुक के बारे में भी हम लोग चल रहे हैं, और अभी और है सेकेंड बुक का है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अग्रेरियन रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या है, द आईने अकबरी ब्रॉड ओवरव्यू, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द अग्रेरियन रिलेशंस इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर द पीरियड स्टोरीड, क्लियर। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है एक तरीके से यहाँ पर जो शुरू हो रहा है ये आपका मुगल पीरियड की स्टार्टिंग लगभग हो जा रही है, ठीक है। इससे पहले जो है आपका दिल्ली सल्तनत का भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, सिर्फ 1 से 2 पेज का दिल्ली सल्तनत का है, बट हम थोड़ा बहुत उसको डिस्कस जरूर करेंगे क्लास में। तो यहाँ पर जो मेजर आपका यूनिट दिया हुआ है वो बेसिकली आपके मुगल के ऊपर है, और यहाँ जो डिस्कस करेंगे हम लोग अग्रेरियन रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे मुगल पीरियड का स्पेसिफिक, ठीक है, जागीरदारी सिस्टम, ठीक है, जमींदार्स, वो सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आईने अकबरी के बारे में बताएगा, डिस्कस करेंगे कि आईने अकबरी जो बेसिकली आपका अकबरनामा है उसकी 3 पार्ट है अकबरनामा के, जो जिसमें से 2 पार्ट आपके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पर हैं, और तीसरा जो पार्ट है उसको हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, जिसमें बेसिकली अकबर के बारे में, अकबर की चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आईने अकबरी के बारे में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट इसका आपका 9th यूनिट, ये है इसका द मुगल कोड रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्रीज थ्रू द क्रॉनिकल्स ओवरव्यू, आउटलाइन द पॉलिटिकल हिस्ट्री 15th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, ठीक है। अब इस वाली यूनिट में क्या क्या है, बेसिकली एक तो सारे रूलर्स के बारे में दिया हुआ है मुगल कोड के, है ना, मुगल कोड के जितने भी सारे रूलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है हमें, कि सबसे पहले कौन आया, बाबर आया, बाबर ने किस तरह से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाबर के बाद आपका हुमायूं आया, हुमायूं के बाद आपका अकबर आया, फिर आपका जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो एक क्रोनोलॉजी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछता है तो वो हम सब लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, और मैचिंग के क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पूछता है। क्लियर है यहाँ तक? और क्रोनोलॉजी भी अब एक बहुत ज़्यादा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है एनटीए का, कि जो है क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, तो उस पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये फेमस पर्सनैलिटी है, इनको ही क्रोनोलॉजी में आपसे लगवा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम मुगल जब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले किस तरह से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, कौन कौन से रूलर जो है यहाँ पर आते हैं, और किस रूलर के टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ें ज़्यादा फेमस थी, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आपकी सारी पर्सनैलिटी के बारे में आपकी बुक में दिया है, बस उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करके हम चीज़ों को और थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसमें हम क्या दूसरा एक आपका जो दिया हुआ है वो इसमें बुक में दिया हुआ है, स्पेशली यहाँ पर कि अकबरनामा के बारे में और विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है,
चित्रकला के बारे में दिया हुआ है, पेंटिंग्स के बारे में, तो वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितना भी आपका मुगल पीरियड का है। दूसरा यहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, सोशल कंडीशन के बारे में देखेंगे, है ना, इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। और तीसरा यहाँ से सोर्सेस के बारे में, सोर्सेस के बारे में भी आपका दिया हुआ है ठीक ठाक, तो वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया आपका एक तरीके से ये मिडिवल पीरियड है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है आपका कॉलोनियलिज्म एंड द रूरल सोसाइटी, ये आपका है अर्ली मॉडर्न इंडिया, ठीक है। जब अर्ली मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी 18th सेंचुरी से। मैंने CUET PG में बहुत विस्तार से जो है इस चीज़ को पढ़ाया है कि 18th सेंचुरी जो डिबेट है बेसिकली, और जब अर्ली मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग होती है तो किस तरह से जो है कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है आपका मुगल जो डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो रहा होता है, और सेकेंड हाफ में जो है फर्स्ट हाफ में जो है डिक्लाइन हो रहा होता है, दूसरा जो है साथ साथ वहाँ पर रीजनल स्टेट्स का राइजिंग भी हो रहा होता है, क्लियर है तक। और सेकेंड हाफ में जो होता है कि जितनी भी व्यापारिक कंपनियां हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, इन सब कंपनियां किस तरह से भारत में आ रही हैं, तो इस पर जो पूरा है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप जाके हम लोगों के जो YouTube चैनल है वहाँ पर भी आप इसको एक बार देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। वरना मैं आपको क्लास में थोड़ा पढ़ाऊँ इसके बारे में बताऊँगा कि कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे होती है और इसके कितने चरण थे। 3 चरणों में ये कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद हमें दिखाई देता है, ठीक है। वाणिज्यिक चरण था आपका पहला, दूसरा औद्योगिक चरण और तीसरा वित्तीय चरण, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका एविडेंस, ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड ओवरव्यू, लाइफ ऑफ द जमींदार्स, पीजेंट्स। इस टाइम पीरियड में जो है कॉलोनियलिज्म के पीरियड में जमींदार्स और पीजेंट्स की क्या स्थिति थी, आर्टिजन्स इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैं बता रहा था आपसे कि 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ जो है उसमें कंपनियों का आगमन हो रहा है, तो बेसिकली कौन कौन सी कंपनियां आ रही है उसका क्रोनोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है CUET में, तो वो आप लोगों को याद रखना है। रेवेन्यू सेटलमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, 3 तरीके के सेटलमेंट्स थे। सबसे पहला था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था आपका रैयतवाड़ी और तीसरा है आपका मालवाड़ी, और तीनों से क्वेश्चन पूछता है। वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछ सकता है और स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है आपका चेंजेस ओवर द 19th सेंचुरी, ठीक है, कि 19वीं शताब्दी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर। दूसरा है आपका यहाँ से सोसाइटीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो सोशल कंडीशन है आपकी बेसिकली कॉलोनियलिज्म के टाइम पर, कि उसमें जो है जो पीजेंट्स हैं या आपके फार्मर्स हैं उनकी सोशल कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जो आपकी थर्ड बुक है एक तरीके से मॉडर्न इंडिया वाली, तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है यूनिट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, ठीक है। इसमें ब्रॉड ओवरव्यू क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इवेंट्स ऑफ 1857 से 58 कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी शुरुआत कैसे होती है ना, किस वजह से होती है, किस तरह से होती है, तो उसकी कॉजेस क्या है बेसिकली, ठीक है। सोशल कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, रिलीजियस कॉज क्या है, उसका पॉलिटिकल कॉज क्या था, तो ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। आपके चैप्टर बुक में भी दिया है और इमीडिएट कॉज तो कुछ ज़्यादा ही विस्तार में दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। दूसरा है हाउ दिस इवेंट्स वर रिकॉर्डेड एंड नरेटेड। इसमें फोकस किस पर रहेगा, जैसे 1857 का रिवोल्ट जो है भारत के विभिन्न शहरों में जो है देखा गया, उसकी जो क्रांति थी वो अलग अलग शहरों में भड़क चुकी थी एक तरह से, और उसका नेतृत्व जो है अलग अलग नेता जो राजनेता थे उन्होंने किया, जैसे कि आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, और इसी तरह से जो है आपका कानपुर में किया गया, बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, कानपुर में तात्या टोपे के द्वारा किया गया। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
ये मैं आपको क्लास में कराऊंगा। क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1 लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जितना भी आपकी बुक में दिया है वहाँ से जितना भी आपके पेपर के लिए पॉसिबल है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको यहाँ से 1857 का रिवॉल्ट कराऊंगा, और जितनी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोलोनियलिज्म एंड द इंडियन टाउन्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है रिपोर्ट्स के बारे में है, द ग्रोथ ऑफ मुंबई, ठीक है, चेन्नई हिल स्टेशन एंड 18th-19th सेंचुरीज। ठीक है, यहाँ बेसिकली आपका कोलोनियलिज्म और इंडियन टाउन्स के बारे में दिया हुआ है, जो उसका एक सेकंड चैप्टर है आपकी जो बुक है 3rd, उसके बारे में है। लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हम उस चीज़ को उसी तरह से फोकस करके यहाँ से चलेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपका बेसिकली महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम है वो यहाँ से हमें देखने के लिए मिल जाता है, और बेसिकली यहाँ से गांधी युग जिसे हम लोग बोलते हैं, गांधी का पीरियड, तो वो हमें यहाँ से दिखाई देता शुरू होता है, जो आपका 3rd यूनिट है। इसमें बेसिकली कि गांधी जी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन कौन से जो आंदोलन थे वो चलाए गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, दांडी मार्च है। ठीक है, ये सारा जितना भी है ये हम आपके इस वाली यूनिट में यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर है? आपका बेसिकली जो आपकी 3rd बुक है उसका ये 3rd चैप्टर है। क्लियर? 3rd नहीं 4th चैप्टर आई। ठीक, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट यूनिट है आपका पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। अब जब स्वतंत्रता संग्राम उस वाली प्रीवियस चैप्टर में जो है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो किस तरह से जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष किया गया, कितना कुछ किया गया, तो वो सब पढ़ने के बाद जो है नेक्स्ट यूनिट आपका दिया हुआ है पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज, कि किस तरह से जो है पार्टीशंस आपका होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इवेंट्स घटित हुए। तो सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ 1940s, ठीक है, 1940 का इतिहास देखेंगे, इसमें पंजाब और बंगाल के बारे में। ठीक है, राष्ट्रवाद, कम्युनिज्म एंड पार्टीशंस, ये सब हम लोग सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी गांधी जी नेक्स्ट चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका जब अब जो पार्टीशन हो जाता है उसके बाद जो है जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के को बनाने की बात आती है, तो सबसे लास्ट चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दिया है कि किस तरह से जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, उसके लिए एक जो है असेंबली गठित की गई, और उस असेंबली को लेकर कितना कुछ डिबेट्स रहा कि किसको बनाया जाए, इसका अध्यक्ष किसको नहीं, वो सब वहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके में, और आगे भी पूछने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में ऐसे कवर करेंगे। क्लियर है? अभी तक जितना सिलेबस है आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सिलेबस कुछ नया नहीं है। आपने अभी तक 12th क्लास में जितना पढ़ा है सिलेबस ऑलमोस्ट सारा वही है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जल्दी ही इस चीज़ को डिस्कस किया है। क्लियर है? यहाँ तक सिर्फ इतना है कि यहाँ से हमें पढ़ना किस तरह से है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से, जल्दी चीज़ें जिससे कवर हो सके, थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा याद रखना है। अब जैसे क्या है एनसीईआरटी में थोड़ा कहानी के रूप में ज़्यादा दिया होता है, तो यहाँ से हमें फैक्चुअल डिटेल्स निकालनी है, वो मैं आपको जो है कवर कराऊंगा क्लास में वन बाय वन। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, तो अपना अच्छे से पढ़ते रहें। हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पढ़ने की? सबसे पहले हम जो है हर एक चैप्टर की, हर एक जो हमारा यूनिट है उसकी हम थ्योरी को कवर करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में ही मैं आपको नोट कराऊंगा, वही याद रखना है मेन आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, दूसरा हम उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं वो करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर। और तीसरा उस चैप्टर से या उस टॉपिक से जो है अभी तक एनटीए ने आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उस चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इससे जो है आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, और यही पैटर्न रहा है आपका एनटीए में, बहुत अलग पैटर्न नहीं है। 3-4 तरह के क्वेश्चन एनटीए लगातार पूछ रहा है। आपका मैचिंग, आपका वन वर्ड, दूसरा आपका क्रोनोलॉजी को स्पेसिफिक याद रखना है, कई तरह से क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तीसरा आपका स्टेटमेंट, फिर चौथा आपका कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। क्लियर? तो इस पैटर्न को ध्यान में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होना उतना ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम अपना
जो हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हर डोमेन के आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, प्रत्येक डोमेन में आपको 50% अटैम्प्ट करना है। तो आपको इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप आराम से 40 अटैम्प्ट कर सकते हैं, मतलब फुल में से फुल मार्क्स भी आप ला सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर अपना तैयारी करिए। अभी आप फिलहाल बोर्ड के एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।